नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नए मॉक टेस्ट को लेकर मैं तैयार हूं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 54 नंबर के मॉक टेस्ट का। देखिए बच्चों, चीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। चीज़ एक उदाहरण है। ये पूछा गया है कि चीज़ किसका उदाहरण है। एमल्सन यानी पाइसन का उदाहरण है, फॉर्म का उदाहरण है, या सोल का, या जेल का। तो ये उदाहरण बच्चों किसका है? जेल का है, यानी कि तरल का है। जैसे मैंने आपसे कहा क्रीम, क्रीम से मेरा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मक्खन होता है, दूध से मक्खन निकाला जाता है, क्रीम। आप दूसरी तरफ चलेंगे, चीज यानी कि पनीर। ये किसका एग्जाम्पल है? सारे के सारे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जेल का, यानी कि तरल का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से तरल हो जाएगा। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है या कोई ब्लैक है वो किस टाइप के विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो वो देखते हैं। केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, सभी तरंग दैर्ध्य को। तो ये जो एक्सेप्ट कर सकती है ऑल वेवलेंथ्स को कर सकती है। कैसे क्या कर सकती है? सभी जो तरंग दैर्ध्य हैं उन सबको अब्जॉर्ब कर सकती है, यानी अवशोषित कर सकती है। सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। ये यहाँ से अपन को यहाँ से बच्चों क्या रखना है? इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में ध्वनि की गति किसके बदलने पर अप्रभावित होती है? तो वायु में जो ध्वनि है वो प्रेशर कितना भी पड़ जाए उससे कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है, अप्रभावित रहती है। प्रेशर यानी दाब के प्रभाव के कारण अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो गया? यहाँ से दाब हो गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये दिशा एकांतर धारा या सरल धारा या प्रेरित धारा या वास्तविक धारा, ये प्रेरित धारा को मापने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के द्वारा ये जो नियम पारित किया गया था बच्चों 1928 में किया गया था। कब पारित किया गया था ये नियम? ये बताया गया था फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में पारित किया जाता है या बताया जाता है। और क्या होता है? प्रेरित धारा यानी इंस्टेंट करंट के बारे में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन रहा? तो सबसे महान शासक जो रहता है सातकर्णी रहता है, या सिमुक रहता है, हल रहता है। ये रहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऐसा कहते हैं कि जब सातवाहन वंश पूरी तरीके से समाप्त होने की तरफ जाता है तो वहाँ से पुनर्जीवित या पुनर्जागरण करने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। गौतमी पुत्र को महाराजा धीराज की उपाधि भी दी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है सबसे महान शासक सातवाहन राजवंश के। इन्होंने जो राज किया 104 ईसा पूर्व 10 पूर्व से 130 ईसा पूर्व किया था। कई सोर्स इसे गलत भी बताते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? 104 से लेकर 130 ईसा पूर्व के मध्य इनका शासनकाल रहता है। इन्होंने जो सातवाहन राजवंश वाले जो थे इन्होंने अलग अलग जगह अपना राज किया। जैसे मैं आपसे बोलूँ महाराष्ट्र में करते हैं, ये आंध्र प्रदेश में करते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य यानी कि तेलंगाना, और साउथ इंडिया में जाते हैं। साउथ इंडिया मेजर में चले जाते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए केरल में कौन करता है, तो केरल में जो मुख्य तौर पर जो राज किया चेरा राजवंश ने किया। तो ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान स्थिति को लेकर। तो आपसे पूछा जाए कि सातवाहन राजवंश जो था वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले राज्यों में राज किया करता था। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कोढ़ का कारण क्या है? कोढ़ जो रोग है वो क्या कारण है उसके पीछे? देखो ये तो अपने को क्लियर है क्या। अब कोढ़ किन किन, जैसे मैंने कहा जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। अब एक पर्टिकुलर डिजीज जो होता है वो किसके कारण फिर फैलता है, या एक पर्टिकुलर वे क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक ली है जीवाणु से होने वाले रोग। तो इसके जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं ना बच्चों, मैंने सब लिखे हैं यहाँ पे। जीवाणु से जो कंप्लीट रोग होते हैं वो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा जीवाणु, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीवाणु के लिए एक ट्रिक याद रखिए, पंडित का टिक न्यू है सींगों में। क्या याद रखना है बच्चों? ये छोटी सी ट्रिक अपने को यहाँ से याद रखनी है और पूरी कंप्लीट चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। जैसे
पा से याद रखना है प्लेग, आपको डी से याद रखना है डिप्थीरिया, तै से याद रखना है तपेदिक, का से याद रखना है काली खांसी, टी से याद रखना है टिटनेस। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कैसे याद रखना है कुष्ठ रोग, और यही हमारे पूछा गया है, यही क्या है बच्चों हमसे पूछा गया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कुष्ठ रोग के बारे में ही हमसे पूछा गया है। न्यू से याद रखना है न्यूमोनिया, है से याद रखना है हेजा, सी से याद रखना है सिफिलिस और लास्ट में गो से रखना है गोनोरिया। ऐसे करके ये सारी ट्रिक है जीवाणुओं वाले डिजीज़ की। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप ढंग से याद करिएगा, इस ट्रिक को क्या करोगे बच्चों सारे के सारे अच्छे से याद करोगे। क्लियर है? ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सालसा एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस देश से किस राज्य से होती है। जैसे मैं क्लासेज में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो फोक डांस यानी डांस के बारे में अपन लोग पढ़ रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे के बताता हूँ छोटा सा। जैसे मैंने कहा डांस का जो सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो भरत मुनि की पुस्तक में मिलता है। भरत मुनि की पुस्तक है जिसका नाम क्या है बच्चों, नाट्यशास्त्र है। नाम क्या है बच्चों, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। नाट्यशास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखी उनका नाम है भरत मुनि। इसे फिफ्थ वेद यानी पंचम वेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, पंचम वेद कहा जाता है। इसमें डांस को समझाया गया। अब बात यह आ जाती है कि सर डांस कितने प्रकार का होता है। तो डांस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों क्लासिकल डांस, एक क्या होता है क्लासिकल डांस होता है, और एक क्या होता है बच्चों फोक डांस होता है। फोक डांस होता है। हमसे पूछा गया है अभी, हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, फोक डांस के बारे में पूछा गया है किस देश में ये होता है। जैसे हम राज्यों की जब हमारे देश में जब हम बात करते हैं, हमारे देश में राज्य जैसे 28 स्टेट हैं, उनके अलग अलग नृत्य हैं। जैसे राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान में जो नृत्य आते हैं मेजरली फोक डांस की जब बात आती है तो पहला आता है घूमर, जिसे स्टेट डांस भी कहते हैं। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं, पनिहारी आता है। कौन सा आता है बच्चों, मेरे साथ बोलिएगा, पनिहारी आता है। इसके अलावा कौन सा आता है सर, कालबेलिया आता है, गैर नृत्य आता है, तेरह ताली आता है। एमपी में भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, तेरह ताली आता है, भवई नृत्य आता है। ऐसे करके हर एक राज्य के हमारे देश में क्लासिक फोक डांस है। अब इसमें कंट्री से पूछा गया कि सालसा जो नृत्य हो रहा है वो किस देश में होता है। तो सालसा होता है क्यूबा में। सालसा कहाँ पे किया जाता है बच्चों, क्यूबा में किया जाता है। और क्यूबा कहाँ पे है, किसकी क्लोज है, वो है अमेरिका यानी यूएस के। किसके क्लोज है बच्चों, यूएस के ये क्लोज है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, याद रखोगे कि नहीं रखोगे। सालसा एक लोक नृत्य है। अब आप लोगों को ध्यान रखना था यहाँ से। अब यहाँ से मैंने आपको डांस की सारी बायोग्राफी बता दी है कि डांस में किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा क्लासिकल और फोक डांस, फिर फोक डांस के एग्जाम्पल भी दे दिए। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं तो उसके नाम भी आप बता सकते हो। क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रियों में इंपॉर्टेंट फोक डांस होते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे हमने दिया बलेट। बलेट कहाँ पे होता है, इटली में होता है। जैज कहाँ होता है बच्चों, यूएस में होता है। हिप हॉप कहाँ होता है बच्चों, अफ्रीकन और अमेरिकन में होता है। और सालसा कहाँ होता है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। सालसा कहाँ हो रहा है वो ध्यान से देखिएगा, क्यूबा और अमेरिका में हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप। तो बस बात इतनी सी समझ में आई कि नहीं है, ये समझने वाली बात है। अब मैं यहाँ से आप डांस के भारतीय जो क्लासिकल डांस है उनकी भी पूरी की पूरी कहानी आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे देखिए, आप क्लासिकल डांस की अपन बात करते हैं यानी कि शास्त्रीय नृत्य की। बच्चों मेरी आवाज़ क्लियर है ना सब बच्चों को, तो बता दीजिएगा सारे कमेंट बॉक्स में अगर आवाज़ नहीं आए तो। क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य, सबसे पहला भरतनाट्यम है बच्चों। कौन सा है, भरतनाट्यम है। सबसे ज़्यादा आज आर्ट एंड कल्चर डांस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एसएससी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो भरतनाट्यम। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कथक को। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे बच्चों कुचिपुड़ी को, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी। ऐसे करके 8 क्लासिकल डांस हो जाते हैं। ऐसे करके कितने डांस हो जाते हैं बच्चों, 8 क्लासिकल डांस हो जाते हैं। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन फोक डांस का कई टीचर्स ने आपको बता रखा है, लेकिन वो गलत डाटा बता रखा है। फोक डांसों की नंबरों की संख्या बच्चों पर्टिकुलर बताना पॉसिबल नहीं है कि जिस स्टेट से हम आते हैं वहाँ के फोक डांस निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही करके पूरे देश में कितने फोक डांस हैं उनका नंबर्स में थोड़ा सा बांटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो भी डाटा हम पढ़ते हैं वो एकदम गलत डाटा पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 8 क्लासिकल डांस है, इसको मैंने क्लास में एलोबरेट करा रखा और जल्दी क्लास इस चीज़ की यूट्यूब पर भी आने
आने वाली है। आपके यूट्यूब में एक भी सिंगल क्लास नहीं होगी इन क्लासिकल डांस को लेके इतने कंटेंट की, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी पूरी की पूरी क्लासेस। अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? अब्दुल कलाम जो द्वीप है किस राज्य के तट पर स्थित है? ये जो स्थित है बच्चों वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? ओडिशा में। जैसे मैं कहूँ कि व्हीलर द्वीप हुआ, ठीक है। कई ऐसे 2015 के अंदर कई ऐसे द्वीप थे जिनके नाम परिवर्तन किए गए थे। अब किस किस द्वीपों के नाम परिवर्तन किया मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो ओडिशा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के साथ में याद रख लो आप लोग, चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? चेन्नई है। आगे चलते हैं। केरल की क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, ठीक है जी। और महाराष्ट्र की क्या है बच्चों? मुंबई। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है ना। आइए अब मैं आपको नाम जो चेंज हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ, किस किस का क्या नाम परिवर्तन हुआ है। मैंने रॉसद्वीप, रॉसद्वीप पुराना नाम था, अभी क्या रख दिया इसका नाम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नया नाम रखा गया है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे चलते हैं। शहीद, नील द्वीप का क्या नाम रखा गया है? शहीद द्वीप रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा हैवलॉक का स्वराज द्वीप रखा गया है, ये आइसलैंड। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम लिखिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1606 में आई, सॉरी 1606 नहीं 1600 में आई, ये बता दिया, ठीक है। अब मैं एक चलता हूँ, वास्को ड गामा कब आया? 1498 में आया। ऐसे करके अब सुनो, अपन को इतना आता ही नहीं है, अपन इतना, मैं ऐसे क्वेश्चंस को एक तरीका बता रखा हूँ पहले करना क्या। देखो जैसे ऑप्शन में देखते हैं, जो अपन को आता है वास्को ड गामा आता है, भाई बहुत आसान है, इसको सभी अपन लोगों को पता रहता है ये किस में आता है? 1498 में आता है। देखिए चौथा नंबर देखते हैं, तो चौथा नंबर सबसे पहले इनमें, चौथा नंबर सबसे पहले कि अपने को पता है कि ये देखो ये रहा और ये रहा और ये रहा, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया भैया। बात इतने ढंग से देखो आप लोग, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब का एक इलोबरेट है डाटा है अपने पास। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1600 में आती है। अब दूसरा देखो भाई, अब दूसरा क्लोज देखते हैं। ये सेकंड में दे रखा है, यानी कि सॉरी फोर्थ में दे रखा है। आप ढंग से देखेंगे तो ये हो गया, एक मिनट सही कर देता हूँ इसको। ये किस में दे रखा है बच्चों? फोर्थ में दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आइए फोर्थ में दे रखा है। चलो आओ चलते हैं। अब क्या दे रखा है? डी में, सेकंड में दे रखा है थर्ड। तो इसका मैं आपको डेट लेके बताता हूँ। देखो ये रही वास्को ड गामा 1498, ये अपना सही था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ठीक है जी। यूनाइटेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब आती है? 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1664 में आती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये कब आती है? 1664 में आती है। और संयुक्त राज्य वाली कब आती है? 1602 में आती है। अब ये मैच कर लीजिए आप लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। देखो अपने को ये आइडिया नहीं है, अपन इस चीज़ को भुला भी देते हैं ना, इन दोनों को, इन दोनों से भी आंसर निकाला जा सकता था। जितना आप इस एग्जाम के एक डाटा के क्लोज जाएंगे, उसे ऑप्शन से मैच करेंगे तो आंसर अपना निकलने आ जाएगा। भारत में द्वंद्व शासन स्थापित हुआ, भारत में जो द्वंद्व शासन स्थापित किया जाता है वो किया जाता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसमें क्या किया गया था कि पावर्स को बांटा गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था बच्चों। क्या किया गया था? शक्तियों का विभाजन किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो हमारा आंसर यहां से क्लियर हो गया आपको, ए। भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाले राज्यों के विषय में जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया का, एस के धर आयोग का, सह आयोग का, जे.एस. वर्मा आयोग का। तो ये जो किया गया था एस के धर आयोग का किया गया था। जैसे मैं आपसे बोलूं, राज्य भाषा के नाम पर बनाना, पुनर्गठित करना भाषा के, यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पुनर्गठित करना। जैसे भाषा के नाम पर पहला जो राज्य बनता है उस राज्य का नाम क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश है। जैसे हमें हाल ही की घटना चल रही है आंध्र प्रदेश, भाषा के नाम पर राज्य में हिंदी भाषी लोगों को ऐसे बहिष्कार किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा आंध्र प्रदेश, ये मैंने लिखा आंध्र प्रदेश, ठीक है। जैसे हाल ही की करंट की घटना क्या है कि महाराष्ट्र को लेकर है, महाराष्ट्र के, उससे पहले तमिलनाडु में भी आई थी। महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि भैया आपको हिंदी, वो मराठी जो लैंग्वेज है वो आनी होगी, मराठी जो लैंग्वेज है वो आनी होगी।
कल को अब तमिलनाडु वाले जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, तमिलनाडु वाले, कि भैया आपको ना, तमिलनाडु वाले लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तमिलनाडु वाले लोग बोलेंगे भाई आपको क्या आनी चाहिए भैया, तमिल आनी चाहिए, ठीक है। कर्नाटक वाले क्या लोग बोलेंगे, भाई आपको ना कन्नड़ भी आनी चाहिए। और गुजरात वाले आपको क्या बोलेंगे, गुजराती भी आनी चाहिए। तो ऐसे करके देश में जो 22 राज्य भाषा बनाई गई हैं, 22 जो टोटल भाषा हैं, उनका महत्व धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। मतलब कैसे सर, हम भारत देश को यूनाइटेड रखने की कोशिश करते हैं और ये जो भाषा है, भाषा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना, भाषा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये रहेगी। लेकिन आप किसी अन्य राज्य से आए व्यक्ति को जोर डाल के ये बोलेंगे भाई आपको यही भाषा बोलनी है, तो ये ज़्यादती है, ये गलत है। हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम कोई सी भी भाषा बोल सकते हैं और किसी भी राज्य में भी बोल सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जब ये घटनाएँ घटती हैं हमारे देश में, तो हमारे यूनाइटेड होने को और देश के लोकतंत्र व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। ठीक है जी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। विच ऑफ द पेयर्स गिवन इज करेक्टली मैच्ड। चंबल नर्मदा का कोई लेना देना नहीं है, सोन का कोई लेना देना नहीं है यमुना से, और मानस का जरूर पूरा लेना देना है ब्रह्मपुत्र से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रिवर्स की जब बात आती है तो चंबल यमुना में जाके मिलती है। कहाँ पे आके मिलती है, यमुना से आके मिलती है। यमुना जो मिलती है वो गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत में जो प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से करती है। कहाँ से करती है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश से करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे रखा जाता है, तो ये असम में रखा जाता है बच्चों। कहाँ रखा जाता है, असम में रखा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो जोड़ों पे जो विचार करेंगे तो केवल थर्ड विचार ही हमारा सही है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। मिक्स इकोनॉमी रेफर्स टू, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश में लागू होती है, ये सार्वजनिक और प्राइवेट जो क्षेत्र हैं उन पर लागू होती है। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता भी चुका हूँ, क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये धनी और निर्धन दोनों का सह अस्तित्व है, नहीं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का क्या है बच्चों, ये सह अस्तित्व है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों का सह अस्तित्व है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है, तो ये लेड सीसा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों, ये सीसा लेड में बदल जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना। नाबार्ड में भारत सरकार का 100% यानी कि 99% हिस्सा है। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, नाबार्ड की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नेशनल बैंक, ठीक है, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष लागू होता है, तो ये वर्ष 2006 में लागू होता है बच्चों। कब लागू किया जाता है, तो ये 2006 में लागू किया जाता है। मैक्सिमम शेयर एंड टोटल एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ इंडिया इज ऑफ, भारत के कुल बाह्य ऋणों में अधिकतम हिस्सा का है, तो ये अधिकतम जो हिस्सा है लंबी अवधि के उधारों को लेकर है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है उनमें इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। थुमपालापले खदान जिस दुनिया के 1.5 लाख टन यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में है। हमसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है। जैसे मैं आपको इसके पहले खदान बताता हूँ। KGF एक मूवी देखी होगी आपने, एक आपने पन्ना खदान के बारे में सुना होगा। पन्ना जो खदान है ये MP में है, पहली बात। KGF कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब थुमल्लपाले के बारे में ये पूछा जा रहा है भैया, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है बच्चों, आंध्र प्रदेश में। हम पहले भी डिस्कस इस चीज़ को कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना राज्य,
भारत में जो भाषा के नाम पर बनता है पहला राज्य था भारत में भाषा के नाम पर बना, भाषा के नाम पर बना राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। बात समझ में आई कि नहीं है? आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। और तेलंगाना की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? हैदराबाद है। ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है से किससे प्राप्त होता है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये प्राप्त किससे होता है? तो ये प्राप्त होता है कवक से। ठीक है जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पेनिसिलिन जो दिया था फ्लेमिंग ने 1928 में दिया था। शायद मैंने एक डाटा अपने को एक मिसमैचिंग हो गया था, कोई बात नहीं, उसे नेक्स्ट सही कर लेंगे। धमनी रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को निम्न में से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है स्फिगोमेनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिगोमेनोमीटर कहा जाता है। किस महिला क्रिकेटर को 2025 में विजडन संस्करण में दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो एलिस पैरी को दी गई है। एलिसा पैरी जो रहने वाली हैं वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं बच्चों। कहाँ की रहने क्रिकेटर हैं? एलिसा पैरी ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है? वो बांग्लादेश करेगा बच्चों। कौन करने वाला है? बांग्लादेश करने वाला है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी। बांग्लादेश भारत से अलग होता है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है बच्चों। क्या है? ढाका। करेंसी जो है वो है टका। अभी इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद यूनुस। ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। हमारा पड़ोसी देश है और भारत की सर्वाधिक जो सीमा जिस देश के साथ लगती है बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तभी भी वो गुस्ताखी करता है भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की। ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते हैं बच्चों। कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 8वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एटिगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ पे आयोजित की गई है बच्चों? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। NFSU द्वारा आयोजित फिल्म फॉरेंसिक पर संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है भैया नई दिल्ली में। ये भी कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सलूशन किया। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।